आज विप्रो के लिए बहुत बुरी खबर है। ऐतिहासिक बदलाव उसमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी भी आज दबाव में देखने को मिली है। बाजार गिफ्ट निफ्टी के इंडियन बेंचमार्क इंडेक्स में फ्लैट स्टार्ट के संकेत दिए हैं। निफ्टी 50 11 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला, हालांकि जल्द ही इंडेक्स पर सेलिंग प्रेशर बढ़ गया और शुरुआती 30 मिनट में इसमें तेज गिरावट देखने को मिली। हालांकि इसके बाद बुल्स ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी कराई। पहले हाफ के अंत तक निफ्टी ने डेज के लो से 100 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी कर ली। हालांकि यह रिकवरी टिक नहीं पाई और सेशन के दूसरे हाफ में इंडेक्स ने डे हाई से करीब 75 पॉइंट की गिरावट दर्ज की। इस पूरे इंडेक्स में वोलेटाइल और रेंज बाउंड ट्रेडिंग रही। आखिर में निफ्टी 50 24,583 पर बंद हुआ, जो 13 पॉइंट या 0.05% की बढ़त है। निफ्टी 50 के कंस्टिट्यूएंट्स में टाइटन, टीसीएस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और बजाज फाइनेंस काफ़ी अच्छे रहे, जबकि एसबीआई, इटर्नल और आईटीसी जैसी कंपनियां काफ़ी दबाव में देखने को मिली। सेक्टरल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो सेक्टरल परफॉर्मेंस मिला जुला रहा। रियल्टी, प्राइवेट बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसी सेक्टर टॉप परफॉर्मर रहे, लेकिन पीएसयू बैंक, ऑयल गैस और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर काफ़ी दबाव में रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 100 0.62% और निफ्टी स्मॉल कैप 100 0.27% की बढ़ोतरी के साथ देखने को मिला। अब सवाल ये उठता है कि 11 अगस्त को कैसी चाल रह सकती है। तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता। तो इस सप्ताह मार्केट मोमेंटम कंस्ट्रक्टिव रहने की उम्मीद है। Q1 के जो अर्निंग सेशन के अंतिम चरण चल रहे हैं, इसमें कुछ स्पेसिफिक कंपनियों के मोमेंट के साथ बॉर्डर मार्केट एक्शन देखने को मिल सकता है। अर्निंग सीजन खत्म होने के बाद इन्वेस्टर का फोकस अर्निंग रिकवरी की सस्टेनेबिलिटी और उभरते सेक्टरल ट्रेंड पर रहेगा। इसके अलावा यूएस ईरान का जो बातचीत चल रही है, उनमें क्रूड ऑयल प्राइस है, यूएस इन्फ्लेशन डाटा, मार्केट डायरेक्शन और ग्लोबल रिस्क जैसी प्रमुख फैक्टर काम करेंगे। इसी बीच एक खबर देखने को मिल रही है सरकार की तरफ से कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने FY26 में डी इन्वेस्ट यानी बिकवाली करके और एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए 45,306 करोड़ जुटाए हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सोमवार को लोकसभा में इसकी जानकारी दी। यह रकम रिवाइज एस्टीमेट 33,837 करोड़ से काफ़ी अधिक है। सरकार ने 16,885 करोड़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के इन्वेस्ट से किए हैं और 28,420 करोड़ रुपए एसेट मोनेटाइजेशन से जुटाए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे मार्केट के लिए भी, क्योंकि FY26 में हुई यह रियलाइजेशन रिवीजन बजट टारगेट से काफ़ी ज़्यादा है। यह सरकार के नॉन टैक्स रेवेन्यू मोबिलाइजेशन एफर्ट में तेज़ी और पब्लिक एसेट को मोनेटाइज कर वैल्यू अनलॉक करने की रणनीति को दर्शाता है। FY27 में अब 5 अगस्त तक सरकार 27,568 करोड़ मोबिलाइज कर चुकी है। ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। यह मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के डी इन्वेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स की दिशा में एक मजबूत शुरुआत को दिखाता है। इसमें 21,201 करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर कंपनीज के ऑफर फॉर सेल से जुटाए हैं। ये OFS जो आए हैं, इनमें कई बड़ी कंपनियां रही हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया के अलावा NHPC, NLC इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, IRFC और कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनियां रही हैं। इसके अलावा मार्केट मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन के स्ट्रैटेजिक डी इन्वेस्टमेंट से 6,333 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो जो डी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है गवर्नमेंट का,
उस पे काफ़ी फोकस देखने को मिल रही है सरकार की। सरकार ने अपने डी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को तेज कर रही है। इसका उद्देश्य रेवेन्यू बढ़ाना और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में कैपिटल एलोकेशन को बेहतर बनाना है। केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2 के तहत एक एम्बिशियस रोड मैप भी तैयार किया था। इसके तहत अगले 5 वर्षों में इन सेक्टर में मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटी तलाशने की प्रयास है। इसमें है हाईवेज, रेलवेज, पावर, पोर्ट, माइनिंग और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। तो फोकस की ये है कि पब्लिक एसेट को मोनेटाइज करना, वैल्यू अनलॉक करना, गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ाना और कैपिटल एलोकेशन बेहतर करना, ये फोकस की है इसमें सरकार की। कुछ कंपनियों में खबरें हैं तो उस पर भी आपको नज़र चाहे तो रख सकते हैं। वोडाफोन आइडिया ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। इस बार कंपनी नेट लॉस में रही है 3,754 करोड़ रुपए की। पिछले बार कंपनी प्रॉफिट में रही थी। FY26 के Q4 में कंपनी ने 51,970 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में रही थी। प्रीवियस क्वार्टर का प्रॉफिट जो था वो 57,000 करोड़ से ज़्यादा का रहा था। एक्सेप्शनल गेन देखने को मिला था, जबकि वोडाफोन आइडिया रिपोर्ट ने एक्सेप्शनल गेन 1,611 करोड़ का जून में किया है। विप्रो लिमिटेड में बड़ी खबर यह है कि इसको अब निफ्टी 50 से हटाया जाएगा और उसकी जगह रिप्लेस करेगा उसको BSE, यानी निफ्टी 50 से विप्रो को हटाकर BSE को डाला जाएगा। तो ये IT कंपनी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो भी एक्शन हो रहा है NSE की तरफ से, ये 30 सितंबर से इफ़ेक्टिव रहेगा। काफ़ी सालों तक कंपनी रही है, इस पे हमने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके इसके बारे में डिटेल आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ विप्रो ही नहीं है जिसको हटाया जा रहा है किसी इंडाइसेस से। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कई इंडाइसेस से हटाई गई हैं और डाली गई हैं। और विप्रो का इतिहास कह रहा है, कब से विप्रो निफ्टी 50 में था। करीब 10 साल से बताया जा रहा है कि 10 साल से यह कंपनी निफ्टी 50 में थी। 2013 के आसपास भी इसको हटाया गया था, तब मर्जर डिमर्जर की खबरें रही थी, जिसकी वजह से ये सारे चीज़ें हुई थी। अब क्या वजह है, इन सारी चीज़ों पे हम अलग से वीडियो बनाकर हमने डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं। ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बताया कि उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट डबल हो गया है, 41 करोड़ रुपये से बढ़कर 86 करोड़ रुपये पर आया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी 33% बढ़ते हुए देखने को मिला है। एबिटा इसका 52% इंक्रीज हुआ है और मार्जिन 14% आ गया है, इसके पहले 12.2% रहा था। जुबिलिएंट फार्मोवा लिमिटेड में अपडेट यह है कि कंपनी ने बताया है कि उसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 45% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है और ये 56 करोड़ आया है। वहीं अगर हम बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, तो इसमें अपडेट ये देखने को मिला है कि कंपनी को 541 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। तो इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। कोल्टे पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड में अपडेट यह है कि कंपनी ने बताया है कि उसका नेट प्रॉफिट 146 करोड़ आया है, जबकि पिछली बार कंपनी 17 करोड़ रुपए के लॉस में थी, यानी लॉस से अब प्रॉफिट में आ गई है। रेवेन्यू 919 करोड़ रुपए आया है, पिछली बार 82 करोड़ रुपए रहा था। तो यानी अगर देखें तो ठीक ठाक इसमें रिजल्ट नंबर इसके अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ग्लैंड फार्मा लिमिटेड में अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट 47% ईयर ऑन ईयर बढ़ के 215 करोड़ रुपए आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है 330 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। रेवेन्यू 19% इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड ने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट 41% के आसपास ईयर ऑन ईयर के हिसाब से गिरा है। 52 करोड़ रुपये कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। रेवेन्यू में कोई बदलाव नहीं है, जितना था उसी के आसपास रहा है। एबिटा डिक्लाइन हुआ है 17% के आसपास। मार्जिन 7% से गिरकर 6% पे आ गई है। लॉयड्स मेटल एनर्जी लिमिटेड ने बताया है कि उसका
क्वार्टर नंबर जो है यानी रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। विद नेट प्रॉफिट इसका 651 करोड़ रुपए से बढ़कर 1726 करोड़ रुपए आया है। रेवेन्यू भी इसका जंप करते हुए देखने को मिला है। 2383 करोड़ रुपए से बढ़कर 7354 करोड़ यानी 7354 करोड़ रुपए आया है। और एबिडा भी इंक्रीज हुआ है 800 करोड़ से बढ़कर सीधे 2781 करोड़ पर दर्ज हुआ है। लुपिन लिमिटेड में अपडेट ये है कि यूएस एफडीए की तरफ से एक अप्रूवल मिल गया है दवा के लिए, और ये जो मिला है उसके लिए उसको एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन अनाउंस कर दिया गया है। इसके लिए जो दवा है सोडियम जिरकोनियम साइक्लोसिलिएटेड है, जो ओरल सब्सक्रिप्शन है 5 mg के पैकेट और 10 mg के पैकेट के लिए। तो ये ल्यूपिन के लिए एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। क्वार्टर 1 की कुछ कंपनियां अपने नतीजे जारी करेंगी, जैसे कि AMD इंडस्ट्री, आशियाना हाउसिंग, ऑल कार्गो टर्मिनल्स, बाटा इंडिया, DCM फाइनेंस सर्विसेज, कल्याणी फोर्ज समेत कई कंपनियां हैं जो अपने क्वार्टरली नतीजे जारी करेंगी। तो आप इन पे भी नज़र चाहे तो रख सकते हैं। बॉम्बे डाइंग ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। मिला जुला इसका नंबर देखने को मिल रहा है, जबकि रेवेन्यू ग्रोथ में रहा है। अगर बात करें इसके प्रॉफिट की तो वो डिक्लाइन उसमें देखने को मिली है और एबिटा लॉस कम होते हुए देखने को मिला है। बहरहाल प्रॉफिट इसका 48% ईयर ऑन ईयर गिरा है, 13 करोड़ रुपए से घटकर सीधे 7 करोड़ रुपए आ गया है। लेकिन रेवेन्यू 8.5% से ज़्यादा बढ़ते हुए 377 करोड़ रुपए से बढ़कर 810 करोड़ रुपए पर आ गया है। जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को 295 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से ऑर्डर मिला है और सिमुलेटर कंपनी को सप्लाई करनी है। पीसी ज्वेलर्स ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। पैट 37% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 222 करोड़ रुपए कंपनी का पैट रहा है, जबकि इसके रिटेलर्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 21% बढ़ते हुए देखने को मिला है। 877 करोड़ रुपए कंपनी ने दर्ज किया है। एबिटा बढ़ा है इसका 90% के आसपास। ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का पैट 45% बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है। टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है। बेल्जियम की कंपनी है, सिग्नालिंग कंपनी है, इसके साथ ये स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया है यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम्स सॉल्यूशंस के लिए। तो दोनों कंपनियां मिलकर इस पे काम करेंगी, खास करके कवच जो है डेवलपमेंट करेंगी उसके लिए। तो इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। CMS इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड में अपडेट यह है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10% से ज़्यादा की बढ़त के साथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इसके हम कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो इसमें 1.2% की बढ़ोतरी हुई है। एबिटा 7% के आसपास बढ़ा है और मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। 25.2% से बढ़कर 26.6% आई है। तो ये कुछ अपडेट थी, मार्केट का हाल था। कैसा लगा हमारा वीडियो ये बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।